हम सब एनवायरनमेंट या पर्यावरण शब्द सुनते हैं और सोचते हैं पेड़, पौधे, जानवर। लेकिन आज हम इसके इंजन को खोलकर देखने वाले हैं। ये सिर्फ नज़ारों की बात नहीं है, ये एक बेहद जटिल और कुशल मशीन की कहानी है जो अरबों सालों से चल रही है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि प्रकृति का ये सिस्टम, ये इकोसिस्टम इतनी परफेक्शन से कैसे काम करता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। और सबसे जरूरी सवाल, हाँ, और सबसे जरूरी, हमारा बनाया हुआ सिस्टम प्रकृति के इस पुराने और स्थापित सिस्टम से बार बार टकराता क्यों है। हम एक तालाब से लेकर अपनी रसोई के कूड़ेदान तक के सफर में देखेंगे कि कैसे कुछ बुनियादी नियम हर जगह लागू होते हैं। बिल्कुल। और ये टकराव ही आज की कहानी का केंद्र है। प्रकृति का पूरा सिस्टम गोलाकार है, सर्कुलर। हर चीज वापस इस्तेमाल होती है। हमारा सिस्टम ज्यादातर सीधा है, लीनियर। हम चीजें बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। आज हम इसी गोलाकार और सीधी रेखा के टक्कर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके नतीजे क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो शायद उतना बुनियादी है नहीं। जब हम कहते हैं कि एक इकोसिस्टम जीवित और निर्जीव चीजों से बनता है, तो ये सीमा रेखा कितनी साफ है? अच्छा सवाल है। मुझे हमेशा एक कोरल रीफ का ख्याल आता है। क्या वो एक जीवित चीज है या सिर्फ एक निर्जीव ढांचा? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। कोरल रीफ असल में दोनों हैं। दोनों है? हाँ, वो लाखों छोटे छोटे जीवित जीवों मतलब पॉलिप्स से बनी एक विशाल संरचना है जो अपने पीछे कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा छोड़ते जाते हैं। तो यहाँ जीवित और निर्जीव एक दूसरे में इतने गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। अच्छा। यही एक विकसित इकोसिस्टम की पहचान है। ये सिर्फ चीजों का जमावड़ा नहीं, बल्कि उनके बीच के संबंधों का एक जटिल जाल है। और ये संबंध ही सिस्टम को चाहते हैं। जैसे अगर हम एक बंद शीशे का एक्वेरियम ले और उसमें कुछ पौधे, घोंगे और मछलियां डाल दें, तो हम एक छोटा मानव निर्मित इकोसिस्टम बना लेते हैं। लेकिन अक्सर वो कुछ हफ्तों या महीनों में गंदा होकर खत्म हो जाता है, जबकि बाहर तालाब सालों साल बिना किसी सफाई के चलता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे एक्वेरियम से एक बहुत जरूरी किरदार गायब है। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में 3 मुख्य भूमिकाएं होती हैं। ओके। पहले हैं प्रोड्यूसर्स, हरे पौधे, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। ये सिस्टम के कह सकते हैं रसोइये हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी वो जीव जो इन पौधों को या दूसरे जीवों को खाते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे अहम भूमिका, जो अक्सर हमारे एक्वेरियम में ठीक से काम नहीं कर पाती, वो है डीकंपोजर्स की। डीकंपोजर्स? हाँ, ये प्रकृति की सफाई और रिसाइकलिंग करने वाली टीम है। बैक्टीरिया, फफूंद जैसे सूक्ष्म जीव। जब कोई पौधा या जानवर मरता है, तो ये डीकंपोजर्स उसके जटिल शरीर को तोड़कर वापस सरल पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिन्हें मिट्टी या पानी सोख लेता है। और वही पोषक तत्व फिर से प्रोड्यूसर्स यानी पौधों के काम आते हैं। तो ये एक पूरा चक्र है। बिल्कुल। यही वो किरदार हैं जो तालाब को साफ रखते हैं, लेकिन हमारे एक्वेरियम में इनकी कमी होती है, इसलिए वहाँ कचरा जमा होता रहता है और सिस्टम ठप पड़ जाता है। सही कहा। ये तो इकोसिस्टम के गुमनाम हीरो हुए। हम हमेशा शेर और चील की बात करते हैं, लेकिन असल में पूरा जंगल फफूंद और बैक्टीरिया के दम पर टिका है। बिल्कुल। और यही वो चीज है जो हमारे मानव निर्मित सिस्टम, हमारे शहरों में गायब है। हमारे शहरों का कोई प्राकृतिक डीकंपोजर नहीं है जो हमारे फेंके हुए प्लास्टिक और कांच को वापस मिट्टी में मिला सके। इसीलिए हमारे शहरों के बाहर कचरे के पहाड़ बन जाते हैं। हम प्रकृति के इस सबसे महत्वपूर्ण सबक, सर्कुलैरिटी, को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये खाने और खाए जाने का सिलसिला एक फूड चेन बनाता है, लेकिन असलियत में ये एक सीधी चेन नहीं, बल्कि एक जटिल जाल होता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। हाँ, क्योंकि एक हिरण को सिर्फ शेर नहीं खाता, शायद तेंदुआ या लकड़बग्गा भी खाता हो, और हिरण भी सिर्फ एक तरह की घास नहीं खाता। हाँ, और ये जटिलता ही सिस्टम को मजबूती देती है। अगर किसी फूड वेब में हिरण की आबादी कम हो जाए, तो शेर शायद किसी और जानवर का शिकार कर लेगा। सही बात है। लेकिन अगर एक सीधी फूड चेन होती, तो हिरण के खत्म होते ही शेर भी भूखा मरने लगता। सिस्टम जितना जटिल उतना ही स्थिर। यहाँ पर ऊर्जा के प्रवाह की बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे हमेशा लगता था कि पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करने में बहुत कुशल होते होंगे, लेकिन क्या ये सच है कि वो असल में इसका सिर्फ 1% ही भोजन में बदल पाते हैं? हाँ, ये सच है। सिर्फ 1%। बाकी 99% का क्या होता है? ये सच है, और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है।
ज्यादातर सौर ऊर्जा या तो धरती की सतह से परावर्तित हो जाती है या गर्मी में बदल जाती है। पौधे उस विशाल ऊर्जा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पकड़ पाते हैं। और यहां से प्रकृति का एक और क्रूर लेकिन जरूरी नियम शुरू होता है, जिसे 10% का नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि जब एक हिरन घास खाता है तो घास की ऊर्जा का सिर्फ 10% ही उसके शरीर का हिस्सा बनता है। एकदम सही। बाकी 90% ऊर्जा हिरन की अपनी शारीरिक गतिविधियों जैसे दौड़ने, सांस लेने और शरीर को गर्म रखने में खर्च हो जाती है। अच्छा। फिर जब कोई शेर उस हिरन को खाता है तो उसे भी हिरन की ऊर्जा का सिर्फ 10% ही मिलता है। ये हर स्तर पर लगने वाला एक तरह का कॉस्मिक एनर्जी टैक्स है। तो ये 10% का नियम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये प्रकृति की पूरी संरचना को तय करता है। इसका मतलब है कि 1 किलो शेर का मांस बनाने के लिए प्रकृति को 10 किलो हिरन का मांस बनाना पड़ता है। हाँ। और उन 10 किलो हिरणों को पालने के लिए 100 किलो घास की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और यही हमें समझाता है कि धरती पर शाकाहारियों की संख्या हमेशा मांसाहारियों से ज्यादा क्यों होती है। अच्छा। और क्यों शेर या बाज जैसे एपेक्स प्रेडेटर्स इतने दुर्लभ और विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़े और स्वस्थ इकोसिस्टम की जरूरत होती है। फूड चेन में जरा सी भी गड़बड़ी सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर सबसे ऊपर बैठे जीव पर डालती है। इसीलिए ज्यादातर फूड चेन्स 4 या 5 स्तरों के बाद खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ऊर्जा ही नहीं बचती। हाँ, उसके आगे के जीव के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचती ही नहीं। और ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, सूरज से पौधे, पौधे से शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी। ये ऊर्जा कभी वापस नहीं जाती, ये एक वन वे स्ट्रीट है। हाँ, ऊर्जा सिस्टम से होकर गुजर जाती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गुजरती नहीं बल्कि सिस्टम में फंस जाती हैं। और ये कौन सी चीजें हैं? और ये वो चीजें हैं जो हमने बनाई हैं, ऐसे रसायन जिन्हें प्रकृति के डिकम्पोजर्स तोड़ना नहीं जानते। आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। जब हम फसलों पर कीटनाशक छिड़कते हैं तो वो बारिश के साथ बहकर मिट्टी और पानी में चले जाते हैं। हाँ, और ये रसायन जैसे पुराना डीडीटी आसानी से विघटित नहीं होते। पौधे पानी के साथ इन्हें सोख लेते हैं। फिर एक कीड़ा उस पौधे को खाता है तो उसके शरीर में उस रसायन की थोड़ी मात्रा जमा हो जाती है। फिर एक मेंढक ऐसे कई कीड़े खाता है तो मेंढक के शरीर में उस रसायन की मात्रा और भी ज्यादा हो जाती है। और फिर एक सांप कई मेंढकों को खाता है और एक बाज उस सांप को। हर अगले ट्रोफिक लेवल पर ये जहर और भी ज्यादा गाढ़ा या कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऊर्जा की तरह खर्च नहीं होता बल्कि शरीर के फैट टिश्यू में जमा होता रहता है। इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण बॉल्ड ईगल के साथ हुआ था। डीडीटी की वजह से उनके अंडों के छिलके इतने पतले हो गए कि बच्चे पैदा होने से पहले ही टूट जाते थे। अरे! उनकी आबादी लगभग खत्म हो गई थी। और क्योंकि इंसान भी अक्सर फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, हमारे शरीर में भी इन रसायनों की सबसे ज्यादा मात्रा जमा होने का खतरा रहता है। और ये वो जहर है जिसे आप सब्जी धोकर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पौधे के टिश्यू का हिस्सा बन चुका होता है। सही बात है। ये वाकई डरावना है। ये हमारे लीनियर सिस्टम का एक और उदाहरण है। हमने एक समस्या मतलब कीट का समाधान निकाला, लेकिन उसके ऐसे नतीजे हुए जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन कभी-कभी हम अपनी गलतियों से सीखते भी हैं, जैसे ओजोन लेयर के मामले में हुआ। हाँ, वो पर्यावरण के इतिहास की एक बड़ी सफलता की कहानी है। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन का ही एक रूप है जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में एक परत बनाती है, एक सुरक्षा कवच की तरह। हाँ, ये परत हमें सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों से बचाती है जो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। और 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस सुरक्षा कवच में एक छेद हो रहा है, खासकर अंटार्कटिका के ऊपर। सही। और इसका जिम्मेदार था एक मानव निर्मित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs, जो हमारे फ्रिज, AC और स्प्रे कैन में इस्तेमाल होता था। जो बात यहाँ खास है वो ये कि दुनिया ने इस पर बहुत तेजी से और एकजुट होकर प्रतिक्रिया दी। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत लगभग सभी देशों ने CFCs के उत्पादन और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सहमति जताई। और इसका असर हुआ। आज ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है। पर सवाल ये है कि जो हम ओजोन के लिए कर पाए वो हम जलवायु परिवर्तन या प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्याओं के क्यों नहीं कर पा रहे? इसके कई कारण हैं। ओजोन के मामले में विज्ञान बहुत स्पष्ट था। खतरा सीधा और निजी था, स्किन कैंसर। उसका कारण भी साफ था, CFCs, जिसे कुछ ही कंपनियां बनाती थीं। और विकल्प भी था। और सबसे जरूरी बात, उसका विकल्प भी मौजूद था।
लेकिन जलवायु परिवर्तन या कचरे की समस्या कहीं ज्यादा जटिल है। इसका जिम्मेदार कोई एक उद्योग नहीं, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली है। और इसके समाधान भी उतने सीधे नहीं हैं। और ये हमें हमारी रोजमर्रा की समस्या पर ले आता है, कचरा। यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल वो चीजें हैं जिन्हें प्रकृति के डीकंपोजर्स पहचानते हैं और पचा सकते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा। लेकिन प्लास्टिक, कांच या धातु जैसी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को तोड़ने वाले एंजाइम्स इन सूक्ष्म जीवों के पास हैं ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीजें प्रकृति में पहले कभी मौजूद ही नहीं थी, इसलिए वो हजारों साल तक पर्यावरण में पड़ी रहती हैं। मुझे ट्रेनों में मिलने वाले कप का उदाहरण हमेशा याद रहता है। पहले प्लास्टिक के कप आए जो हर जगह कचरा फैलाते थे। हाँ, जाऊ ऊपरी मिट्टी का इस्तेमाल होने लगा। और अब हम कागज के कप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कप अंदर से प्लास्टिक की एक पतली परत से लैस होते हैं ताकि वो गले नहीं। नतीजा ये होता है कि वो ठीक से रिसाइकल भी नहीं हो पाते। तो मतलब कोई भी समाधान आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं, अपनी एक पारिस्थितिक कीमत है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की एक ऐसी सुनामी पैदा कर दी है जिससे निपटना मुश्किल होता जा रहा है। सही बात है। ये हमारे लीनियर बनाओ, इस्तेमाल करो, फेंको मॉडल का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ बड़े कचरे की बात नहीं है। अब हम माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या से जूझ रहे हैं। ये प्लास्टिक के इतने छोटे कण हैं जो हमारे पानी, हवा और भोजन में शामिल हो चुके हैं। हर जगह। हाँ, ये कपड़ों के सिंथेटिक फाइबर से लेके टायर की घिसावट तक से पैदा होते हैं। हम एक ऐसी चीज से घिर चुके हैं जिसे प्रकृति का सिस्टम प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो हमने एक तालाब के छोटे से इकोसिस्टम से शुरुआत की और देखा कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्र पूरे ग्रह के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। हमने देखा कि प्रकृति का सिस्टम गोलाकार और आत्मनिर्भर है, और हमारा सिस्टम ज्यादातर सीधा और कचरा पैदा करने वाला है। जो बुनियादी नियम एक तालाब पर लागू होते हैं, वही हमें समझाते हैं कि कीटनाशक हमारे शरीर में क्यों जमा होते हैं, क्यों एपेक्स प्रेडेटर्स खतरे में हैं, और क्यों कचरा प्रबंधन इतनी बड़ी चुनौती है। हाँ, और क्यों कचरा प्रबंधन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं।